नमस्कार, मंडल न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज़ के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। अभी जैसे तैसे कोविड संक्रमण की दूसरी लहर से थोड़ी बहुत निजात मिल पाई है, वहीं अब नीति आयोग ने कोविड संक्रमण की तीसरी लहर के लिए अलर्ट जारी करते हुए आगामी माह तक देश में 2 लाख आईसीयू बेड तैयार करने का निर्देश दिया है। साथ ही संभावना जताई है कि कोविड संक्रमण की तीसरी लहर के दौरान रोजाना 4 से 5 लाख संक्रमित मरीज पाए जा सकते हैं। समिति की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि अगले माह समूचे देश में 2 लाख आईसीयू बेड तैयार रखे जाएं। तीसरी लहर के दौरान कोविड संक्रमित पाए जाने वाले मरीजों में से 23% मरीजों को अस्पताल में भर्ती करना होगा। इस दौरान रोजाना 4 से 5 लाख संक्रमित पाए जा सकते हैं, जिसके मद्देनजर 2 लाख आईसीयू बेड सहित 1,20,000 वेंटिलेटर व 7 लाख नॉन आईसीयू बेड तैयार रखने होंगे, जिसमें से 5 लाख बेड के साथ ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध करानी होगी। साथ ही 10 लाख कोविड आइसोलेशन बेड भी तैयार रखने होंगे। कोविड संक्रमण के खतरे और तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए इस वर्ष भी दही हांडी का उत्सव हमेशा की तरह जल्लोषपूर्ण ढंग से नहीं मनाया जाएगा। यह पूरी तरह से साफ हो चुका है। राज्य के विभिन्न गोविंदा पथकों के प्रतिनिधियों के साथ हुई ऑनलाइन बैठक में खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इस आशय के संकेत दिए हैं। दही हांडी उत्सव के आयोजन को थोड़े बहुत प्रमाण में छूट दिए जाने की मांग राज्य के विभिन्न गोविंदा पथकों द्वारा राज्य सरकार से की गई थी, जिसके मद्देनजर सीएम ठाकरे की गोविंदा पथकों के प्रतिनिधियों के साथ ऑनलाइन बैठक हुई। इस दौरान सीएम ठाकरे ने इस बार गोविंदा पथकों को संयम बनाए रखने का आह्वान करते हुए कहा कि सबसे पहले लोगों के स्वास्थ्य एवं जान की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए और कुछ समय के लिए पर्व एवं त्योहारों को परे रखते हुए मानवता का परिचय देकर कोरोना को खत्म किया जाना चाहिए। ऑनलाइन बैठक में हाजिर गोविंदा पथक के प्रतिनिधियों ने भी सीएम उद्धव ठाकरे के इस आह्वान को सकारात्मक प्रतिसाद दिया है, ऐसी जानकारी मिली है। वहीं दूसरी ओर नीति आयोग द्वारा जारी की गई चेतावनी एवं मार्गदर्शक निर्देशों के मद्देनजर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा कि तीसरी लहर से निपटने के लिए राज्य सरकार की तमाम तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं। वहीं उनका यह भी कहना रहा कि चूंकि सितंबर माह में कोविड संक्रमण की तीसरी लहर आ सकती है, अतः भीड़भाड़ की स्थिति को टालने हेतु तमाम आवश्यक कदम उठाए जाने जरूरी है। ऐसे में राज्य सरकार द्वारा फिलहाल हालात का अनुमान लगाया जा रहा है, जिसके बाद स्कूल, कॉलेज व धार्मिक स्थलों को खोले जाने के बारे में निर्णय लिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री टोपे के मुताबिक इस बारे में फैसला सितंबर माह के बाद ही लिया जा सकता है, यानी सितंबर माह तक सभी स्कूल, कॉलेज एवं धार्मिक स्थल पूरी तरह से बंद रहेंगे। राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख की दिक्कतें अब और भी बढ़ती दिखाई दे रही हैं, क्योंकि देशमुख के खिलाफ दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में गिरफ्तार किए गए उनके 2 सहयोगियों के खिलाफ सोमवार को ईडी ने अदालत में आरोप पत्र दायर किया है। विगत दिनों अनिल देशमुख के सहयोगी रहने वाले कुंदन शिंदे और संजीव पलांडे के निवास स्थान पर छापा मारकर ईडी के अधिकारियों ने इन दोनों को गिरफ्तार किया था। हफ्ता वसूली के पैसे स्वीकार करने और बाद में उस पैसे को अनिल देशमुख के पास हस्तांतरित करने में इन दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका थी, ऐसा आरोप ईडी द्वारा लगाया गया है। स्थानीय जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक के बहुप्रतीक्षित चुनाव की तारीख को लेकर आज सोमवार 23 अगस्त को घोषणा होना अपेक्षित था, किंतु चूंकि इस समय जिला उपनिबंधक पद रिक्त पड़ा है और इससे पहले यहां के जिला उपनिबंधक रहने वाले संदीप जाधव का अमरावती से करार तबादला हो चुका है और उनके स्थान पर फिलहाल तक किसी अन्य अधिकारी की नियुक्ति नहीं हो पाई है। ऐसे में सोमवार को होने वाली चुनाव की तारीखों संबंधी घोषणा फिलहाल टल गई है। विगत 13 अगस्त को बैंक के मतदाताओं की अंतिम सूची घोषित की गई थी। चूंकि अंतिम मतदाता सूची घोषित होने के बाद अगले 50 दिनों के भीतर चुनाव करवाए जाने का नियम है, अतः सोमवार 23 अगस्त को निर्वाचन प्रक्रिया और प्रत्यक्ष मतदान से संबंधित तारीखों की घोषणा की जानी थी। लेकिन उपनिबंधक सहित बैंक का प्रशासक पद इस समय रिक्त पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से सोमवार को बैंक के चुनाव संबंधी तारीखों की घोषणा नहीं की जा सकी। उम्मीद जताई जा रही है कि जारी सप्ताह के दौरान जिला उपनिबंधक पद पर किसी अधिकारी की नियुक्ति हो जाएगी और इसी सप्ताह बैंक के चुनाव संबंधी तारीखों के बारे में घोषणा की जाएगी। वहीं दूसरी ओर राज्य के सहकार निर्वाचन विभाग द्वारा राज्य की 16 जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंकों का चुनाव करवाए जाने को लेकर घोषणा की गई है, किंतु आर्थिक समस्याओं से बाहर आने के लिए सरकार द्वारा 537 करोड़ रुपए की सहायता उपलब्ध कराए जाने के बावजूद विदर्भ क्षेत्र की नागपुर, वर्धा व बुल्ढाना जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक अब भी आर्थिक दिक्कतों में फंसी हुई है। ऐसे में नागपुर व वर्धा जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक की आर्थिक दिक्कतों की रिपोर्ट को देखते हुए इन दोनों बैंकों के चुनाव को स्थगित किए जाने की संभावना है। राज्य सरकार द्वारा विगत 26 जून से स्वर्णाभूषण व रत्न उद्योग के लिए अनिवार्य हॉल मार्किंग लागू की गई, जिसके तहत भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS द्वारा शुद्धता के 4 प्रमाणित सिक्कों में अचानक बदलाव करते हुए ज्वेलरी उद्योग की संस्थाओं के साथ कोई चर्चा नहीं की गई, जिसके खिलाफ महाराष्ट्र राज्य सराफ सुवर्णकार फेडरेशन द्वारा आज समूचे राज्य में हड़ताल की गई और सराफा प्रतिष्ठानों सहित सभी तरह के ज्वेलरी शॉप पूरा दिन बंद रखे गए।
फेडरेशन द्वारा राज्य स्तर पर आहूत की गई हड़ताल में अमरावती शहर सहित जिले के सभी सराफा व्यवसायियों व आभूषण विक्रेताओं ने हिस्सा लिया। अमरावती सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र भंसाली व सचिव सीमेश श्रॉफ के आह्वान पर सभी सराफा व्यवसायियों, सुवर्णकारों तथा आभूषण विक्रेताओं ने अपने अपने प्रतिष्ठान सोमवार को पूरा दिन बंद रखे और अनिवार्य हॉलमार्किंग के नियमों को लेकर अपना विरोध दर्शाया। ऐसे में शहर सहित जिले के सभी सराफा बाजारों में सन्नाटा पसरा दिखाई दिया तथा सराफा प्रतिष्ठान व ज्वेलरी शोरूम पर ताले लटके दिखाई दिए। सराफा व्यवसायियों तथा ज्वेलरी शॉप संचालकों के साथ साथ अमरावती जिला सुवर्णकार संघ ने भी हॉलमार्क नियमों का विरोध करते हुए अपने अपने व्यवसाय बंद रखे। साथ ही इस संदर्भ में जिलाधीश पवनीत कौर के माध्यम से केंद्रीय उपभोक्ता व्यवहार मंत्री पीयूष गोयल के नाम एक निवेदन भी सौंपा। लागू किया है, वो सभी ज्वेलर्स ने उसे मान्य किया, हम उसका स्वागत करते हैं। लेकिन 15 दिन के बाद ही BIS डिपार्टमेंट ने HUID नंबर उसके ऊपर कंपलसरी किया है, उसका हम विरोध करते हैं। कारण कि क्या छोटे से ज्वेलर के ऊपर भी वो HUID नंबर की 6 डिजिट की मार्किंग लगेंगी, जो कि बड़ा आई ग्लास से उसको एक एक पीस को हम देखना पड़ेगा। और बेचते समय हमारे को जैसे कभी एक भी अक्षर इधर से इधर हो गया तो उसमें हमारा ज्वेलरी पूरी सीज हो सकती है, उसमें 2 साल की व्यापारी को सज़ा दी जा सकती है और 5 लाख रुपए तक का फाइन किया जा सकता है। तो इसलिए यह काला कानून है, जो कि हम इसका विरोध करते हैं। विगत 2-3 दिनों तक राज्य के कई जिलों में झमाझम बारिश होती रही, जिसके बाद बारिश का सिलसिला अब रुक गया है और मौसम काफ़ी हद तक साफ हो गया है। इस बारे में मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि आगामी 5 दिनों तक मौसम पूरी तरह खुला रहेगा और बारिश रुकी रहेगी। अगस्त माह के तीसरे सप्ताह में अच्छी खासी बारिश हुई, वहीं अब मौसम खुल गया है और कई स्थानों पर बदरीला मौसम है, जिससे फसलों पर बीमारियों का संक्रमण होने की भी संभावना है। अमरावती जिले में भी विगत 3 दिनों तक लगातार रिमझिम बारिश होती रही। इस समय तक जिले में औसत 616.4 मिलीमीटर बारिश होना अपेक्षित था, किंतु जिले में अब तक 523.7 मिलीमीटर पानी बरसा है, जो अपेक्षित वर्षा की तुलना में महज 85% है। जिले में केवल 5 तहसीलों में ही औसत से अधिक वर्षा हुई है और 9 तहसीलें बारिश के अपेक्षित स्तर से काफ़ी दूर हैं। दिव्यांग, बुजुर्ग एवं गंभीर रूप से बीमार रहने वाले लोग यदि टीकाकरण केंद्र तक नहीं आ सकते हैं तो ऐसे नागरिकों को उनके घर जाकर कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन लगाने का आदेश मनपा आयुक्त प्रशांत रोड़े द्वारा 29 जुलाई को जारी किया गया था, किंतु यह आदेश जारी हुए करीब 25 दिन बीत जाने के बावजूद स्वास्थ्य विभाग द्वारा इस पर कोई अमल नहीं किया गया, जिसका साफ मतलब है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयुक्त रोड़े के आदेश को कचरे की टोकरी में डाल दिया गया है। बुजुर्ग, दिव्यांग, बीमार व किसी हादसे का शिकार लोग टीकाकरण केंद्र पर नहीं आ सकते हैं, ऐसे में वे कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन से वंचित हैं। ऐसी शिकायत कुछ नगर सेवकों द्वारा की गई थी, जिसके बाद आयुक्त रोड़े ने वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर विशाल काले को स्वतंत्र पथक गठित कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। ऐसे में नागरिकों से आह्वान करते हुए और नगर सेवकों की सहायता लेते हुए टीकाकरण केंद्रों पर आने में असक्षम लोगों की सूची बनाना अपेक्षित था। यह सूची तैयार होने के बाद सप्ताह में कम से कम 1 दिन वैक्सीन के उपलब्ध स्टॉक के अनुसार संबंधित नागरिकों के घर जाकर यह पथक टीकाकरण करने वाला था, लेकिन बीते 25 दिनों के दौरान ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। इस समय मौसम में लगातार हो रहे बदलाव की वजह से इन दिनों मौसमी बुखार बड़ी तेजी के साथ पांव पसार रहे हैं, जिनके संक्रमण की चपेट में बड़े पैमाने पर छोटे बच्चे आ रहे हैं। इस समय जिला सामान्य अस्पताल व PDMC अस्पताल सहित जिले के सभी सरकारी व निजी अस्पतालों की OPD में स्वास्थ्य जांच हेतु लाए जाने वाले बच्चों की संख्या 2 गुनी हो गई है। सर्दी, खांसी व बुखार से पीड़ित बच्चों को स्वास्थ्य जांच हेतु लाए जाने पर जिला सामान्य अस्पताल व PDMC सहित विभिन्न स्थानों पर रोजाना 25 से 30% बच्चों की कोविड संबंधी जांच भी की जा रही है। हालांकि अब तक छोटे बच्चों में कोविड संक्रमण रहने की आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हो पाई है। आज अमरावती जिले में 5 कोविड संक्रमित मरीज पाए गए, वहीं 4 मरीज कोविड मुक्त होकर अस्पतालों से अपने घर लौटे। जिले में अब कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 96,645 पर जा पहुंची है, जिनमें से अब तक कुल 95,035 संक्रमित मरीज कोविड मुक्त हो चुके हैं। राहत वाली बात यह रही कि सोमवार को भी जिले में एक बार फिर कोविड संक्रमण के चलते किसी की मौत नहीं हुई। इस समय जिले में कुल एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या 48 है, जिनमें मनपा क्षेत्र के 15 तथा ग्रामीण क्षेत्र के 33 मरीजों का समावेश है, जिनमें से इस समय 9 मरीजों का विभिन्न कोविड अस्पतालों में इलाज चल रहा है। साथ ही मनपा क्षेत्र में 11 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 28 मरीज होम आइसोलेशन में रखे गए हैं। बीते 24 घंटे के दौरान 1067 नागरिकों की कोविड टेस्ट की गई, जिसमें से केवल 0.47% लोगों की टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वहीं इस समय कोविड संक्रमित मरीजों के कोविड मुक्त होने का प्रमाण 98.33% पर है। सोमवार को समूचे संभाग में 8 नए संक्रमित मरीज पाए गए, जिनमें यवतमाल के 2, बुल्ढाना के 1 मरीज का समावेश रहा। इसके अलावा अकोला व वाशिम में कोई व्यक्ति कोविड संक्रमित नहीं पाया गया। साथ ही सोमवार को संभाग में 11 मरीज कोविड मुक्त हुए, जिनमें अकोला के 1, यवतमाल के 1, बुल्ढाना के 3 तथा वाशिम के 2 नागरिक शामिल हैं। साथ ही संभाग के अकोला जिले में सोमवार को 2 कोविड संक्रमितों की मौत हुई है।
इस समय भारतीय जनता पार्टी द्वारा संगठनात्मक मजबूती को ध्यान में रखते हुए समर्थ बूथ अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पूर्व जिला पालक मंत्री तथा विधान परिषद सदस्य प्रवीण पोटे पाटिल के नेतृत्व में धारणी तहसील के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के भाजपा पदाधिकारियों की एक बैठक धारणी के सरकारी विश्राम गृह में संपन्न हुई, जिसमें बूथ कार्यकारिणियों व शक्ति केंद्रों के गठन व मजबूती पर विचार विमर्श किया गया। इस समय क्षेत्र के पूर्व विधायक प्रभुदास भिलावेकर सहित भाजपा एवं पार्टी की विभिन्न इकाइयों के पदाधिकारी व कार्यकर्ता बड़ी संख्या में उपस्थित थे। विदर्भ क्षेत्र के सबसे पुराने सामाजिक संगठन राजस्थानी हितकारक मंडल की आम सभा गत रोज रविवार 22 अगस्त को अपराह्न 4 बजे आयोजित की गई थी। राजस्थानी हितकारक मंडल के अध्यक्ष तथा मंडल न्यूज के संपादक अनिल अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित इस आम सभा में राजस्थानी समाज से संबंधित विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के साथ साथ आगामी 1 वर्ष के दौरान किए जाने वाले कामों के नियोजन पर विचार विमर्श किया गया। वालकट कंपाउंड परिसर स्थित जिला मराठी पत्रकार संघ के मराठी पत्रकार भवन के सभागार में आयोजित इस आम सभा के प्रारंभ में सभी उपस्थितों का स्वागत करने के साथ साथ विगत 1 वर्ष के दौरान दिवंगत हुए समाज बंधुओं को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई, जिसके बाद संगठन के सचिव रामेश्वर गग्गड़ ने विगत आम सभा का अहवाल वाचन करने के साथ साथ सालाना खर्च का लेखा जोखा प्रस्तुत किया, जिसे अध्यक्ष अनिल अग्रवाल की अनुमति से मान्य किया गया। इसके बाद कार्यक्रम पत्रिका के अनुसार समाज से संबंधित विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श एवं चर्चा की गई। तो फिर अपन उनके पूरे ग्रुप को अपन कांटेक्ट कर सकते हैं उस प्रतिनिधि के थ्रू, तो उसमें क्या होगा कि वो पूरे तक मैसेज चला जाएगा, वो पूरा ग्रुप अपने पास रहेगा, तो अपने को सुविधा रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। मुझे आइडिया नहीं है कि सब जुड़ गए या नहीं जुड़ गए, राजस्थान से जितने आए हुए हैं अलग अलग ग्रुप्स मेरे कहने होते, तो वो थोड़ा विचार करें तो अमरावती में माहेश्वरी समाज सबसे बड़ा है। 2 नंबर पर अग्रवाल समाज संख्या की तुलना में बोलता हूँ, 2 नंबर पर अग्रवाल है, फिर नंबर पर उस्वाल जैन समाज है। इन सारे समाज के प्रतिनिधि हमारे राजस्थान के हितकारक मंडल में जुड़े हुए हैं। जैसा कई सारे अग्रवाल है, कई सारे माहेश्वरी है, कई सारे उस्वाल जैन ब्राह्मण सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो जब राजस्थानी महोत्सव इसी पंडाल में हमने दिए थे, उस राजस्थानी महोत्सव को लेते समय इन सारी बातों की समीक्षा की गई थी। हमारे पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय राजेंद्र बाबू नामत और नावंतर साहब जब जीवित थे, इस बात पर माहेश्वरी समाज माहेश्वरी भवन में हुई एक सभा में विस्तृत मंथन किया गया था। मैं भी उस सभा में उपस्थित था। उसमें यह तय हुआ था कि मुख्य तौर पर 5 समाज राजस्थानी समाज के घटक समाज यहाँ माने जाते हैं इस महानगर में जहाँ हम रह रहे हैं। क्या है क्या नहीं है, इसके अगर लिस्ट अगर रहे तो मेरे ख्याल से सबको सुविधा हो जाएगी। लिस्ट रहे तो आप किसको कहना किसको नहीं कहना, क्या है क्या नहीं है, एक तो ये भी कह सकते हैं। दूसरा पेपर में भी दे सकते हैं कि भाई राजस्थानी हितकारक मंडल सदस्य बनाना हुए, अगर कोई अगर बनना चाहे तो आप इस जगह पे आप आइए, और इसके चार्जेस कैसे है जो सदस्य वो भी उनको कल्पना होना चाहिए, जो भी जो जानकारी जो होती है अपने यहाँ की, तो ये मेरे ख्याल से ऐसा लगता है। राज्य के पूर्व कृषि मंत्री तथा भाजपा किसान आघाड़ी के प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर अनिल बोंडे द्वारा जिलाधीश को सौंपे गए निवेदन में कहा गया कि चांदस वाठोड़ा लघु प्रकल्प का काम लगभग पूरा हो चुका है और इस बांध में विगत दिनों पूरी तरह से जल भराव भी किया गया था, जिसे बाद में छोड़ दिया गया, किंतु इस बांध के पाजर क्षेत्र में रहने वाली खेती किसानी का काफी नुकसान हुआ है और दावा प्रकल्प से बाहर जमीन गीली हो जाने की वजह से अब वहाँ पर खेती किसानी करना और फसल उगाना संभव नहीं है। अतः सरकार ने इस जमीन को अधिग्रहित करने के साथ साथ किसानों को जमीन का पूरा मुआवजा देना चाहिए। पब्लिक पार्लियामेंट संगठन की ओर से पुलिस आयुक्त डॉक्टर आरती सिंह को सौंपे गए निवेदन में कहा गया, विगत 19 अगस्त को राजापेट पुलिस थाने के लॉकअप में सागर ठाकरे नामक युवक द्वारा आत्महत्या कर लिए जाने के मामले में राजापेट के थानेदार मनीष ठाकरे को तत्काल निलंबित किया जाना चाहिए और इस मामले की सघन जांच की जानी चाहिए। युवा सेना की ओर से तहसीलदार को निवेदन सौंपते हुए कहा गया कि लगातार बारिश से मूंग व उड़द की फसल का नुकसान हुआ है, अतः नुकसान का तत्काल सर्वे करते हुए किसानों को तुरंत मुआवजा दिया जाए, साथ ही तहसील में पगडंडी मार्ग बनाकर भी दिया जाए। प्रहार जनशक्ति पार्टी की ओर से जिलाधीश को निवेदन सौंपते हुए कहा गया कि संजय गांधी व श्रावणवाल योजना के लाभार्थियों को जल्द से जल्द अनुदान दिया जाए। यह अनुदान विगत 2 माह से लंबित है। भीम ब्रिगेड की ओर से जिलाधीश को सौंपे गए निवेदन में गोगाजी महाराज जन्मोत्सव के अवसर पर शोभा यात्रा निकालने की अनुमति देने को लेकर मांग की गई। यह जन्मोत्सव आगामी 31 अगस्त को मनाया जाना है और इस उपलक्ष्य में विगत 40 से 50 वर्षों से शोभा यात्रा निकाली जा रही है, किंतु कोविड संक्रमण के चलते शोभा यात्रा की अनुमति को रद्द कर दिया गया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की ओर से साउर गांव के अतिवृष्टि प्रभावितों को नुकसान का मुआवजा दिए जाने की मांग को लेकर जिलाधिकारी को निवेदन सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि अतिवृष्टि प्रभावितों को जल्द से जल्द नुकसान का मुआवजा दिया जाए। समाजवादी पार्टी की ओर से तबादला पात्र हो चुके पटवारियों का जल्द से जल्द तबादला किए जाने की मांग को लेकर जिलाधीश को निवेदन सौंपा गया है।
युवक कांग्रेस की ओर से निगमायुक्त प्रशांत रोड़े को सौंपे गए निवेदन में कहा गया कि कोविड काल में अस्पतालों की ओर से मरीजों से जो अतिरिक्त शुल्क वसूला गया उसे आगामी 7 दिनों के भीतर अस्पतालों से वसूल कर मरीजों को लौटाया जाए। रिपई आठवले गुट की ओर से जिलाधीश के जरिए राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को निवेदन सौंपकर मांग की गई कि 23% आरक्षण पर स्वास्थ्य विभाग की 150 सीटों को जल्द से जल्द भरा जाए और भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए। बेमला नदी व मिली नदी के तट पर बसे धामक गांव का पूरी तरह से पुनर्वास किया जाए, अन्यथा आगामी 15 सितंबर से जिलाधीश कार्यालय के सामने बेमियादी अनशन शुरू किया जाएगा। इस आशय की चेतावनी बेमला प्रकल्प पीड़ितों द्वारा जिलाधीश को सौंपे गए निवेदन में की गई है। विगत दिनों अपने निवास के पास फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर लेने वाले पीएसआई अनिल मुले से संबंधित मामले की जांच करते हुए राज्य अपराध अन्वेषण विभाग यानी स्टेट सीआईडी के अधिकारियों ने रविवार को पुलिस आयुक्त कार्यालय पहुंचकर वहां के सीसीटीवी फुटेज सहित डीवीआर को जब्त किया, साथ ही अपनी जांच की गति बढ़ाई है। नागपुर के जयताला परिसर में रहने वाली तथा राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपुर विद्यापीठ की केमिस्ट्री विभाग प्रमुख ज्योत्सना मेश्राम ने मनीष नगर परिसर स्थित जयंती मेंशन की 9वीं मंजिल से छलांग लगाते हुए आत्महत्या कर ली। 55 वर्षीय ज्योत्सना मेश्राम पूर्व कुलगुरु दिवंगत सुधीर मेश्राम की पत्नी थी। उनके द्वारा आत्महत्या किए जाने की वजह फिलहाल स्पष्ट नहीं हो पाई। पारिवारिक हिस्से में प्राप्त हुई जमीन को परिवार से बाहर किसी अन्य को बेचे जाने के विषय को लेकर हुए झगड़े के दौरान छोटे भाई ने बड़े भाई की लात घूंसों से पिटाई की, जिसमें बुरी तरह से घायल हुए बड़े भाई ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। यह घटना यवतमाल जिले के दिग्रस तहसील अंतर्गत बिठाला गांव में हुई, जहां पर बड़े भाई ज्ञानेश्वर उत्तम बोरकुटे ने अपनी पुश्तैनी जमीन गाँव में ही रहने वाले एक व्यक्ति को बेच दी थी, जिसे लेकर छोटे भाई गोविंद उत्तम बोरकुटे ने उसे झगड़ा करना शुरू किया था। शहर के साईनगर परिसर में मुख्य चौक से होकर गुजर रहे तथा राशन का अनाज भरकर ले जा रहे एक ट्रक में सोमवार की दोपहर अचानक आग लग गई। ट्रक से उठती आग की चिंगारी को देखते हुए मौके पर मौजूद ऑटो चालकों ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिखाते हुए ट्रक पर तुरंत पानी डालना शुरू किया और आग को बुझाया। जौलापुर गांव निवासी ओम प्रकाश ठाकरे हैदराबाद की राइट डेटा टेक्नोलॉजी लैब नामक कंपनी में कार्यरत हैं और कोविड संक्रमण काल के चलते वे अपने घर पर ही रहकर कंपनी का काम कर रहे हैं। विगत 18 अगस्त को उनके ईमेल आईडी पर कंपनी के सीईओ का एक मेल प्राप्त हुआ, जिसमें उल्लेख किया गया था कि कंपनी के एक वेंडर को 76,200 रुपये की रकम भरनी है। चूंकि यह मेल कंपनी के सीईओ की ओर से आया था, जिस पर भरोसा करते हुए ओम प्रकाश ठाकरे ने अपने बैंक खाते से लिंक रहने वाले फोन पे अकाउंट से मेल पर भेजे गए खाता नंबर पर 76,200 रुपये जमा कर दिए। लेकिन बाद में पता चला कि कंपनी के सीईओ द्वारा उन्हें ऐसा कोई मेल ही नहीं भेजा गया था, यानी उन्हें वर्क फ्रॉम होम करने के दौरान ऑनलाइन तरीके से ठग लिया गया। शिकायत किए जाने के बाद ग्रामीण पुलिस की साइबर सेल मामले की जांच कर रही है। वहीं दूसरी ओर केवाईसी वेरिफिकेशन पेंडिंग होने की बात कहते हुए एक युवक के बैंक खाते से 1,39,000 रुपए की रकम उड़ाए जाने का मामला भी सामने आया, जिसके बाद साइबर पुलिस ने पैराडाइज कॉलोनी निवासी वहीद खुशमुद अली की शिकायत पर मामला दर्ज करते हुए जाँच शुरू कर दी है। शहर के शंकरनगर परिसर में रहने वाले राजेश दादा साहब दानखेड़े नामक 59 वर्षीय व्यवसायी ने निराशा का शिकार होकर ट्रेन के सामने कूदते हुए आत्महत्या कर ली। यह घटना बीती शाम घटित हुई। अकोला के सिविल लाइंस पुलिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत दवा बाजार स्थित डॉक्टर रहमान खान के अस्पताल में स्वास्थ्य जांच हेतु आए रिसोर्ट निवासी अनीस खान की पत्नी के पास से अज्ञात चोरों ने करीब 3 लाख रुपए की रकम चुरा ली। रविवार की शाम घटित इस घटना को लेकर सिविल लाइंस पुलिस थाना द्वारा अपराध दर्ज करते हुए चोरों की खोजबीन शुरू की गई है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।